निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम की मुलाकात। वज़ारत उस्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। पाकिस्तान से माशी और तरक्याती एजेंडे में ताउन के अज़्म का अयादा। दोनों मुल्कों के तवीलुल मुद्दती वसीउल बुनियाद ताल्लुकात बाहमी एहतराम, मुश्तरका मफादात और इक़दार पर मबनी है। हुकूमत अमरीका के साथ तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सिक्योरिटी और माहौलियाती तब्दीली समेत अहम शोबों में दो तरफ़ा ताउन को मज़ीद मुस्तहकम बनाना चाहती है। वज़ीर आज़म निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की क़यादत में जमीयत उलमा इस्लाम के वफ़द की मुलाकात। वफ़द की अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद। चेयरलिफ्ट वाक़े में मुतल्लिक़ा हुकाम की मौसर और बरवक्त कार्रवाई पर निगरान वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन। निगरान वज़ीर आज़म की मुल्क भर में तमाम चेयरलिफ्ट की कड़ी जाँच पड़ताल और हिफाजती इंतज़ामात को यकीनी बनाने की हिदायत। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बरतानिया में पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने डॉक्टर फैसल को नई जिम्मेदारियां संभालने पर नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर फैसल ने वज़ीर आज़म से पाकिस्तान और बरतानिया के सफारती ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए हिदायत ली। सिक्योरिटी इदारों ने सीनियर सरकारी अहदेदारान के मोबाइल फोन हैक करने और हसास मालूमात के हुसूल की कोशिश नाकाम बना दी। मुलव्विस अनासिर की सीनियर सरकारी अहदेदारान के नाम पर सरकारी अफसरान और ब्यूरोक्रेसी से हसास मालूमात के हुसूल की मज़मूम कोशिश। हुकूमत की तमाम सरकारी अफसरान को चौकन्ना रहने और ऐसे किसी भी मशकूक मैसेज का जवाब न देने की हिदायत। ऐसा मोबाइल पैगाम मौसूल होने पर फौरी तौर पर काबीना डिवीजन को इत्तला दी जाए। अफसरान को हिदायत। निगरान वफाकी वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी से पाकिस्तान उलमा काउंसिल के सरबराह मौलाना ताहिर अशरफी की मुलाकात। सानह जनावाला के हवाले से तबादला ख्याल। मुतासरा गिरजाघरों और मकानात की तामीर व बहाली का अमल जारी है। निगरान हुकूमत आइन और कानून के मुताबिक तमाम शहरियों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ और फ़रोग़ पर यकीन रखती है। निगरान वज़ीर इत्तलात मुर्तज़ा सोलंकी। 9 मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले हार्वर्ड यूनिवर्सिटी अमरीका के 38 तलबा के ग्रुप को GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर से तलबा की मुलाकात। इलाकाई सलामती के मसाइल और खित्ते में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ के लिए पाक फ़ौज ने अहम किरदार अदा किया। आलमी बिरादरी को दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से दी गई बेपनाह कुर्बानियों का इदराक करना चाहिए। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर। दरियाए सिंध और सतलुज में सैलाबी सूरत हाल। पानी के तेज बहाव से मुरादपुर का बंद टूट गया। पानी बस्ती सैदीवाला में दाखिल। हेड इस्लाम के मुकाम पर ऊंचे, हेड सुलेमानकी के मुकाम पर दरमियाने, तरबेला, कालाबैग और चश्मा के मुकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। PTMA कंट्रोल रूम से सूरत हाल की निगरानी। मुतासरीन की महफूज मकामात पर मुंतकिली। इमदादी सरगर्मियां जारी। मुल्क भर में अद्वियात की कमी से मुतालिक शिकायत के हल के लिए मोबाइल कंप्लेंट ऐप का इजरा। निगरान वजीर सेहत डॉक्टर नदीम जान ने इफ्तिताह कर दिया। ऐप से अद्वियात की शॉर्टेज को रोकने के लिए बरवक्त एक्शन लिया जाएगा। ऐप पर हर पाकिस्तानी शिकायत दर्ज कर सकता है। इजाले तक मुतल्लिका हुकाम तेजी से काम जारी रखेंगे। डॉक्टर नदीम जान। इलेक्शन कमीशन की सियासी जमातों से मुशावरत जारी। नून लीग वक्त की चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान से मुलाकात। शफाफ इंतखाबात के इनेकाद से मुतालिक तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को पेश। आइन के मुताबिक नई मरदमशुमारी के बाद नई हल्का बंदियाँ ज़रूरी हैं। इलेक्शन कमीशन आइन और कानून के मुताबिक इंतखाबात का पाबंद है। रहनुमा मुस्लिम लीग नून एहसन इकबाल और सेनेटर आज़म नज़ीर तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। साइफर गुमशुदगी केस ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में समाअत। शाह महमूद कुरैशी 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले। वाइस चेयरमैन PTI को 4 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अदालत में पेश किया गया था।
अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ और प्रोग्राम न्यूज़ यू एट 6 में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं नाजिया कमल। अहम खबरें आपने जानी, तफसील एक ब्रेक के बाद। आप रहिए पीटीवी न्यूज़ के साथ। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में खुशामदीद। सबसे पहले आपको बताएं, निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा है कि पाकिस्तान अमरीका के साथ बेहतर ताल्लुकात चाहता है और तिजारत, सरमायाकारी, तवानाई, सलामती और मौसमियाती तब्दीली समेत तमाम शोबों में ताउन को मज़ीद फ़रोग़ देने का ख्वाहां है। अमरीकी कंपनियाँ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के वसी मौक़े से फ़ायदा उठाएँ। उन्होंने ये बात इस्लामाबाद में अमरीकी सफ़ीर डोनाल्ड ब्लूम से गुफ्तगू करते हुए कही। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि दो तरफ़ा ताल्लुकात की मौजूदा मुस्बत रफ्तार पर इत्मीनान का इजहार करते हैं। दोनों मुल्कों के वसील बुनियाद ताल्लुकात बाहमी एहतराम और मुश्तरका मफादात में हैं। उन्होंने माशी इस्तेहकाम के लिए अमरीका के ताउन को सराहते हुए पायदार तरक्की के लिए इस्लाहाती एजेंडे जारी रखने के अज़्म का इयादा किया। निगरान वज़ीर आज़म ने दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूती के लिए अमरीका में मुक़ीम पाकिस्तानी कम्यूनिटी की खिदमात को सराहते हुए अवामी राबते बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि निगरान हुकूमत की बुनियादी जिम्मेदारी इंतखाबी अमल के लिए इलेक्शन कमीशन की मुआवनत और जमहूरी तरीके से इक़्तिदार की मुंतक़ली के ज़रिए आइनी तसलसल यकीनी बनाना है। अमरीकी सफ़ीर ने अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और पाकिस्तान के इक़्तिसादी और तरक्याती एजेंडे की हिमायत के लिए अमरीका की ख्वाहिश का इयादा किया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से सेनेटर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी की ज़ेर क़यादत जमीयत उलमा इस्लाम के 14 रुकनी वफ़द ने मुलाकात की। वफ़द ने अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद पेश की और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। वफ़द के बडग्राम से ताल्लुक़ रखने वाले रहनुमाओं ने चेयरलिफ्ट वाक़े में मुतल्लिका हुक्काम की मौसर और बरवक्त कार्रवाई पर वज़ीर आज़म को खिराज तहसीन पेश किया। वज़ीर आज़म ने इस मौके पर मुतल्लिका हुक्काम को हिदायत की कि मुल्क भर में तमाम चेयरलिफ्ट्स की कड़ी जांच पड़ताल की जाए और हिफाजती इंतज़ामात को यकीनी बनाया जाए। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से बरतानिया में पाकिस्तान के नए हाई कमिश्नर डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने मुलाकात की। मुलाकात में वज़ीर आज़म ने डॉक्टर फैसल को नई जिम्मेदारियां संभालने पर नई ख्वाहिशात का इजहार किया। डॉक्टर फैसल ने वज़ीर आज़म से पाकिस्तान और बरतानिया के सफारती ताल्लुकात में मज़ीद बेहतरी के लिए हिदायत ली। नाज़रीन, पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ से इस्लामाबाद में मुलाकात की और पाकिस्तान एयरफोर्स के पेशा वराना उमूर के बारे में ब्रीफिंग दी। एयर चीफ ने अनवारुल हक काकड़ को वज़ारत उज़्मा का मनसब संभालने पर मुबारकबाद देते हुए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। सिक्योरिटी इदारों ने हुकूमत के सीनियर सरकारी अहदेदारान के मोबाइल फ़ोन हैक करने और हसास मालूमात के हुसूल की कोशिश बेनकाब कर दी। मुलव्विस अनासर सीनियर सरकारी अहदेदारान के नाम पर सरकारी अफसरों और ब्यूरोक्रेसी से हसास मालूमात के हुसूल की मज़मूम कोशिश कर रहे थे। मुलव्विस अनासर ने व्हाट्सएप पर मोबाइल हैकिंग लिंक भेजकर मालूमात के हुसूल की भी कोशिश की। मुल्क के सिक्योरिटी इदारे इस मामले पर पूरी तरह अलर्ट हैं। हुकूमत ने तमाम सरकारी हुकाम को चौकन्ना रहने और ऐसे किसी भी मैसेज का जवाब ना देने और ऐसा मोबाइल पैगाम मौसूल होने पर फौरी तौर पर काबीना डिवीजन को इत्तला देने की हिदायत जारी की हैं। और नाज़रीन, अद्वियात की क़िल्लत की शिकायत के इज़ाले के लिए ऐप लॉन्च कर दी गई है। निगरान वफाकी वज़ीर कौमी सेहत डॉक्टर नदीम जान ने इस ऐप का इजरा किया है। तफसील बता रहे हैं चौधरी मजहर। इस्लामाबाद में ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी की तैयार करदा ऐप की लॉन्चिंग तकरीब से खिताब करते हुए निगरान वफाकी वजीर कौमी सेहत डॉक्टर नदीम जान ने कहा कि मरबूत हिकमत अमली से अद्वियात की बिलातातल फराहमी को यकीनी बनाया जाएगा। ऐप से अद्वियात की शॉर्टेज को रोकने के लिए बर वक्त एक्शन लिया जाएगा। ऐप पर हर पाकिस्तानी अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है। इसके 4 हमने बनाए हैं सेगमेंट्स और हर एक सेगमेंट जो है इक्वली इम्पॉर्टेंट है कि वो हम ऑब्जर्व कर सकें इन चीज़ों को। तो इससे हमारी जो मॉनिटरिंग मैकेनिज्म है उसमें काफ़ी बेहतरी आएगी। इसी मैकेनिज्म को इधर एक डेडिकेटेड टीम 24/7 उसको मॉनिटर करेगी और उसको रिस्पॉन्ड भी करेगी। ये कंप्लेंट सेल जो है ये एक्टिवेट करेगी हमारी जो टीम है फील्ड टीम उनको कि ये कंप्लेंट उधर से आई है, आप जाएँ वेरीफाई कर लें
اور پھر ہمیں رپورٹ دے دے. ٹرانسپیرنسی لانے کے ایک میکینزم سے اور اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل بنانے کے ایک میکینزم سے انشاءاللہ ایک واضح بہتری نظر آئے گی. نگراں وفاقی وزیر ڈاکٹر ندیم جان نے کہا کہ ایپ کے اجرا سے وزارت اور عوام کے درمیان فاصلہ کم ہوگا، جس سے شکایات کا بروقت ازالہ ہو سکے گا. چودھری مظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ناظرین، ادویات کی قلت کی شکایات کے ازالے کے لیے ایپ لانچ کر دی گئی ہے. نگراں وفاقی وزیر صحت کی جانب سے اس ایپ کا اجرا کیا گیا ہے، اور اسی پر بات کرنے کے لیے نگراں وفاقی وزیر صحت ڈاکٹر ندیم جان صاحب ہمیں پروگرام میں جوائن بھی کر چکے ہیں. ڈاکٹر صاحب، بہت شکریہ پروگرام میں وقت دینے کے لیے. السلام علیکم. شکریہ. وعلیکم السلام. جی ڈاکٹر صاحب، ادویات کی قلت کی ہمیشہ سے شکایات رہی ہیں، اور ایک خوشائند آج قدم اٹھایا گیا ہے، باقاعدہ طور پر اجرا کر دیا گیا ہے ایپ کا. کتنا فائدہ مند ثابت ہوگا؟ اور خاص طور پر میں چاہوں گا سب سے پہلے تو ہمارے ناظرین کے لیے آپ اس ایپ کے حوالے سے تھوڑا بتا بھی دیجئے کہ یہ ایپ کس طرح سے کام کرے گی، کتنا فائدہ مند ثابت ہوگی. بہت شکریہ جناب. یہ ایک بہت احسن اقدام ہے تاکہ عوام ڈائریکٹلی ہماری ڈریپ کے اتھارٹیز کے ساتھ انٹریکشن میں آ جائیں، تاکہ رابطے میں ہو، تاکہ جو سچویشن آن دا گراؤنڈ ہے اس کا ہمیں اندازہ ہو. تو یہ ایپ ہر ایک پاکستانی کو اویلیبل ہوگی، وہ اس کو ایکسیس کر سکتا ہے، ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے اور پھر آپریٹ بھی کر سکتا ہے. اور یہ بڑا آسان ہے. اس میں بڑے آسان وہ ہے کہ آپ فارمیسی میں اگر آپ کو کسی میڈیسن کی اسکیرسٹی یعنی اس کی قلت کا شکایت ہے، تو آپ اس میں لکھ سکتے ہیں کہ یہ میں اس فارمیسی پہ ہوں، یہ میڈیسن ہے اور یہ اس کی نیڈ ہے اور اویلیبل نہیں ہے. اور وہ پھر آ جاتی ہے ہمارے ہب میں، جو سینٹرل ہب ہوگا جس کو ہم 24/7 مانیٹر کریں گے. تو ہمارا جو نمائندہ ہے وہ اسی پہ رسپونڈ کرے گا. ہماری جو فیلڈ ٹیم ہے اس بندے کو بھی اس کی فیڈ بیک آ جائے گی، اور جو فیلڈ ٹیم ہے اس کو کہا جائے گا کہ آپ جا کے ویریفائی کر لیں اور ایکشن لے لیں. تو یہ ایک بڑا ریئل ٹائم مانیٹرنگ ہوگی اور امپیکٹ کریٹ کرے گی، اور یہ کائنڈ آف اے ڈیٹرنٹ ہوگی ان لوگوں کے لیے جو ذخیرہ اندوزی میں یا مال پریکٹسز میں، اوور پرائسنگ میں اور مصنوعی قلت پیدا کرنے میں شامل ہوتے ہیں. تو یہ اسی کو چیک کرنے کے لیے ایک میکینزم ہے. دوسرا جو اس میں ہے، آپ اس کی کوالٹی کا بھی ایک ایلیمنٹ ہے جس میں وہ بتا سکتا ہے کہ اس میڈیسن کا یہ ہم نے استعمال کیا اور اس کا اثر نہیں ہوا بلکہ اس کا نقصان ہوا. تو وہ بھی ہماری ٹیم اس کو ویریفائی کرے گی اور پھر اس کے ٹیسٹ ہوں گے اور فیڈ بیک ملے گا. ہماری کوشش یہی ہے کہ جو کمپلیننٹ ہے اس کو جب تک تسلی نہیں ہوتی اسی وقت تک ہم سے وہ رابطے میں رہے گا. یعنی ہی ول ناٹ بی لیفٹ ابینڈن، اس کو چھوڑا نہیں جائے گا، تاکہ ایک مکمل نظام ہو جس کا لوگوں کو ڈر ہو کہ ہماری مانیٹرنگ ہمارے عوام خود کر رہے ہیں، ہمیں کسی انسپیکٹر یا آفیسرز کو ڈپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جی بالکل صحیح. اچھا سر، ایپ کا اجرا یقیناً ایک انتہائی خوشائند اقدام ہے. اس میں شکایات، جیسا کہ ہم شروع میں بھی بات کر رہے تھے کہ ہمیشہ سے رہی ہیں ادویات کی قلت کے حوالے سے، اب اس کے لیے ایک باقاعدہ پلیٹ فارم مل جائے گا. لاہ عمل کیا ہوگا وہ شکایات جو آئیں گی ان شکایات کو دور کرنے کے لیے، اور کیا کوئی ایسا ٹائم فریم بھی سیٹ کیا گیا ہے کہ اس ٹائم فریم کے اندر جو شکایات موصول ہو رہی ہیں اتنے وقت میں ان کا ازالہ کر دیا جائے اور ان شکایات کو دور کر دیا جائے؟ جی بالکل. اس کا جیسی ہی یہ ڈیٹا ہمارے ساتھ آ جاتا ہے تو انڈیویجول شکایت پہ تو رسپانس اسی وقت مل جائے گا، لیکن اگر کولیکٹیو ڈیٹا ثابت کرتی ہے کہ ایک کولیکٹیو رسپانس ہے، بہت سارے لوگوں سے آیا ہے، تو پھر ٹیم بھی اسی وقت ڈپلائی ہو جائے گی اور اسی وقت ایکشن لے گی. یعنی آپ اگر وہ کر لیں کہ ٹیگرال کی ادھر شارٹیج ہے اور وہ ہمیں فرض کرے 10 سے زیادہ آ گئی، تو ہماری ٹیمیں خود بخود موبلائز ہو جائیں گی اور اسی جگہ پہ پہنچیں گی، کیونکہ جیو فینسنگ جیو ٹیگنگ اس کی ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ یہ کہاں سے آ رہی ہے. اور باقی اس میں ہمارا جب تک ریزالو نہیں ہوگی وہ مسئلہ، وہ ہماری کوشش رہے گی کہ اس کمپلیننٹ کے ساتھ ہم رابطے میں رہیں جب تک کہ اس کا ازالہ نہیں ہو جاتا. ڈاکٹر صاحب، آج جس طرح سے ایپ کا اجرا ہوا تو اس وقت بھی آپ ذکر کر رہے تھے کہ ڈریپ کی جو کارکردگی ہے اس کو بہتری کے لیے مربوط حکمت عملی بنائی جا رہی ہے. ادویات کی قلت کے حوالے سے تو بات ہو رہی ہے، لیکن ساتھ ہی ساتھ ادویات کی کوالٹی پر بھی بات کی جاتی ہے. اکثر اوقات ایسی کمپنیز ہیں جو جعلی ادویات بناتی ہیں لیکن ان کے فارمولاز مختلف ہوتے ہیں. تو کیا اس پر بھی کام ہو سکے گا کہ ادویات کی کوالٹی بھی اس سے بہتر ہوگی کہ اگر کوئی ادویات بہتر نہیں ہیں یا جعلی ہیں اس حوالے سے بھی شکایات ہو سکے گی؟
जी बिल्कुल पर्टिनेंट क्वेश्चन है आपका। क्वालिटी पे भी वो शिकायत दर्ज कर सकता है और वो शिकायत हमारे पास आएगी और उसको वेरीफाई किया जाएगा और उसका फिर अजाला भी उसी तरह किया जाएगा। अगर के साबित हुआ कि वाकई में जाली मेडिसिन है तो रूल्स के मुताबिक उसी फार्मेसी या उसी क्लिनिक के ख़िलाफ़ कार्रवाई होगी और जो शिकायत को निंदा है उसकी शिकायत का अजाला हो जाएगा। तो ये भी इसमें है, इनबिल्ट है जी। डॉक्टर साहब, अभी लगभग अंदाजे के मुताबिक अद्वियात के शोबे में 713 मिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट हुई है और पाकिस्तानी मार्केट में यकीनी तौर पर पोटेंशियल है। और जिस तरह से अभी की जा रहे हैं इकदाम, क्वालिटी बेहतर की जा रही है, अद्वियात की किल्लत के हवाले से ऐप लॉन्च कर दी गई है, क्या एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए भी मरबूत हिकमत अमली नाफिज की जा रही है? जी मेरी फर्स्ट मीटिंग सेकंड डे जब मैंने चार्ज लिया उसी दिन हुई थी ड्रेप के साथ और उसी में हमने टारगेट सेट किया था कि हमने न सिर्फ अपनी मेडिसिन की क्वालिटी, एक्सेस और एबिलिटी को इम्प्रूव करना है बल्कि हमने अपनी इकानमी को भी बूस्ट कराना है क्योंकि हमारे पास पोटेंशियल मौजूद है जिसको हम मज़ीद बढ़ा रहे हैं। हमारी टारगेट जो है $1 बिलियन तक इसको ले जाना है। अभी $713 मिलियन पे हम हैं और हम मुकम्मल तौर पे मुतमईन है कि इसी मेहनत और इसी जज्बे और इसी प्लान के तहत हम इसको एक्सपेंड करेंगे और हमारी एक्सपोर्ट्स इंशाल्लाह $1 बिलियन तक नेक्स्ट ईयर में पहुंच जाएगी। बिल्कुल सही है सर। माफियाज का अगर हम तज़किरा करें तो किसी भी शोबे के अंदर कोई भी काम हो रहा होता है तो वहाँ कहीं ना कहीं माफियाज मुतहरिक होते हैं। वो कम या ज़्यादा उसको डिस्टर्ब करने की भी कोशिश करते हैं, फ़ायदा उठाने की भी कोशिश करते हैं। आज इस ऐप का इजरा किया गया है, इसमें माफियाज से बचने के लिए और उनको ख़त्म करने के लिए क्या लाहे अमल होगा, किस तरीके से उन पर काबू पाएंगे? क्योंकि अद्वियात के हवाले से भी माफियाज हमें बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, मार्केट से अद्वियात को गायब कर देते हैं या उनकी कीमतें बढ़ा देते हैं। जी बिल्कुल। ये जो मेडिसिन का जो प्रॉब्लम है ये ज़्यादातर तो एक मसनूई किल्लत है, सप्लाई चेन में इश्यूज़ हैं। मैन्युफैक्चरिंग का ज़्यादा इशू नहीं है, कुछ मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग का है, लेकिन ज़्यादातर जो इशू है वो वही जो आप जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं कि वो माफिया का काम है। तो एक तो ये ऐप जो है वो इस माफिया के ख़िलाफ़ नबज़ आज़मा होगी। एक हमारी मॉनिटरिंग सिस्टम है, उसमें हमने ड्रेप को कहा है कि इसको स्ट्रेंथन करे, इसको ज़्यादा इक्विप करे और उनकी जो रिपोर्ट्स है उसको सीरियस लिया करे। फिर इधर भी एक कम्पिटेंट टीम बैठी है ड्रेप के सेंटर में जो कि इन चीज़ों को और इन शिकायत को बड़ी सीरियस लेती है। और तीसरी जो चीज़ इसकी तरफ हम जाएंगे इंशाल्लाह विद इन नेक्स्ट वीक वो है पेपरलेस इंटरेक्शन के ह्यूमन टू ह्यूमन इंटरेक्शन हमारी बहुत कम होगी। हम डिजिटलाइजेशन की तरफ जा रहे हैं तो उसकी तरफ भी उसकी वजह से भी ये जो माफियाज है या मैल प्रैक्टिसेस है ये काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। बिल्कुल सही। अच्छा सर, ऐप का इजरा तो कर दिया गया है, आप क्या समझते हैं कि अब आवाम में इस ऐप के हवाले से आगाही फराहम करना कितना ज़्यादा ज़रूरी है, उनको गाइड करना, उनको एजुकेट करना कि वो इस ऐप के ज़रिए से शिकायत पहुंचा सकते हैं? और दूसरा मैं ये जानना चाहूँगी कि आप क्या समझते हैं कि वजारत सेहत तो अपना किरदार अदा कर रही है, ऐप का इजरा भी कर दिया गया है, मीडिया इस ज़मीन में क्या किरदार अदा कर सकता है आवाम को आगाही फराहम करने के लिए कि उनके पास एक प्लेटफॉर्म मौजूद है जहाँ पर अब वो अपनी शिकायत पहुँचा सकते हैं? जी बड़ा आपने एक मौजू सवाल किया। ये हमारी रिक्वेस्ट होगी तमाम मीडिया के दोस्तों से, तमाम चैनल से कि इस मैसेज को आवाम तक पहुंचाएं कि ये एक ऐप लॉन्च हो चुकी है जो कि हमने भिजवाई भी है अपने दोस्तों को। अगर किसी को नहीं मिली तो हम उसकी तफसीलात मज़ीद भी हम भिजवा सकते हैं ताकि सारे जो मीडिया के सोर्सेज है, प्लेटफार्म है, उससे आवाम को ये मैसेज जाए कि अभी आप ख़ुद मॉनिटर है अपने मेडिसिन्स के जो सिस्टम है उसके, मेडिसिन्स की क्वालिटी के, ज़ख़ीरा अंदूज़ी के, स्कैरसिटी के, तो क्यों ना आप इसको अपनाएं और इस पर अमल करें। हमारा एजेंडा है कि ये ख़ुद मुख्तार बन जाए और ये एम्पावर्ड हो कि ख़ुद ही हमारे सिस्टम को अकाउंटेबल ठहराएं और उसको मॉनिटर कर लें। तो ये आवाम को बाइख्तियार बनाने की तरफ एक कदम है और इंशाल्लाह इसमें हम मज़ीद बेहतरी भी, जैसी तजावीज़ आएंगी उसी तजावीज़ के बिना पे हम उसमें मज़ीद बेहतरी भी लाएंगे। बिल्कुल सही, मज़ीद बेहतरी भी लाएंगे। डॉक्टर साहब आखिर में ये फरमाइएगा कि ऐप का इजरा भी कर दिया गया और यकीनन इसमें जब शिकायत आना शुरू होंगी उसके इजाले के लिए कोशिश भी की जाएगी, लेकिन यहाँ पर यह भी एक फैक्ट है कि बहुत बड़ी तादाद में शिकायत आएंगी और उसको टैकल करना यकीनन एक मुश्किल काम होगा। तो क्या इसके लिए शिकायत को कैटेगराइज किया जाएगा कि पहले किन शिकायत को सुनना है, उनका पहले इजाला करना है? इसके लिए क्या तरीक़ाकार होगा? क्योंकि बहुत बड़े पैमाने पर शिकायत आएंगी तो तादाद भी बहुत ज़्यादा होगी।
جی وہ جو ہمارا ہب ہوگا وہ فلی کمپیوٹرائز ہوگا، ایکوپڈ ہوگا، ہیومن ریسورس بھی اویلیبل ہوگی 24/7. تو فلٹر تو کیا جائے گا کہ جو لائف سیونگ میڈیسنز ہے اس کی اسکیئرسٹی کو ایڈریس کر رہے پہلے اس کی کوالٹی کو، پھر اس کے بعد جو دوسری ہیں شکایت اس کا، تو وہ پرائرٹائزیشن کا ایک اسکیم تو ہے. بالکل آپ نے صحیح فرمایا. ڈاکٹر ندیم جان صاحب نگراں وفاقی وزیر صحت ہمارے ساتھ پروگرام میں براہ راست موجود تھے. تفصیل سے آج جو ایپ لانچ کی گئی ہے ادویات کی قلت کی شکایات کے حوالے سے اس پر بات کر رہے تھے. ڈاکٹر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کا پروگرام میں وقت دینے کے لیے. یقینی طور پر ہمارے ناظرین کے لیے بھی بہت زیادہ فائدہ مند ثابت ہوئی ہوگی یہ گفتگو، اور بہت ساری چیزیں کلیئر بھی ہوئی ہیں کہ جو شکایات آئیں گی ان کا ازالہ کس طرح سے ہو سکے گا، اور یقینی طور پر آگاہی بھی دی جائے گی میڈیا کے ذریعے. میڈیا اہم کردار ادا کر سکتا ہے، اور خاص طور پر پروگرام میں اس موضوع پر بات کرنا اس لیے بھی ضروری تھا کہ پاکستان ٹیلی ویژن کے ناظرین ناظریہ ہر جگہ پر ہیں. پاکستان ٹیلی ویژن کی رسائی ہر جگہ پر ہے، تو وہاں سے لوگوں کو یقینی طور پر یہ آئیڈیا ہو گیا ہوگا کہ اس ایپ سے کس طرح سے وہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں. ناظرین پروگرام میں اب کچھ آگے بڑھتے ہیں اور بات کر لیتے ہیں کہ نگراں وزیر اطلاعات مرتضیٰ سولنگی نے کہا ہے کہ نگراں حکومت آئین اور قانون کے مطابق تمام شہریوں کے حقوق کے تحفظ اور فروغ پر یقین رکھتی ہے، کسی کو انتہا پسندی اور لا قانونیت کی آگ نہیں بھڑکانے دیں گے. انہوں نے یہ بات اسلام آباد میں پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین مولانا طاہر محمود اشرفی کی قیادت میں وفد سے گفتگو میں کہی. مرتضیٰ سولنگی نے کہا کہ نگراں وزیر اعظم نے جڑانوالا واقعے کی شدید مذمت کی ہے، ایسے رویے برداشت نہیں کریں گے. وزیر اطلاعات نے کہا کہ متاثرہ گرجا گھروں اور متاثرہ شہریوں کے مکانات کی تعمیر اور بحالی کا عمل جاری ہے. اقلیتی برادری خاص طور پر مسیحیوں نے قیام پاکستان میں اہم کردار ادا کیا ہے. طاہر محمود اشرفی نے سانحہ جڑانوالا میں ملوث افراد کے خلاف فوری قانونی کارروائی پر نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ اور نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب سید محسن نقوی کے فوری اقدامات کو سراہا ہے. ہارورڈ یونیورسٹی کے 9 ملکوں سے تعلق رکھنے والے طلباء کے 38 رکنی وفد نے راولپنڈی میں آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر سے ملاقات کی. ISPR کے مطابق آرمی چیف نے علاقائی سیکیورٹی ایشوز اور خطے میں امن و استحکام کے لیے پاک فوج کے کردار پر اظہار خیال کیا. جنرل سید عاصم منیر نے کہا کہ پاکستان دہشت گردی کے خلاف مضبوط دیوار کی طرح کھڑا ہے، دنیا کو پاکستان کی قربانیوں کو تسلیم کرنا چاہیے. آرمی چیف نے مقبوضہ کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں اور آبادی کا تناسب تبدیل کرنے کے اقدامات کے بارے میں بھی آگاہ کیا. انہوں نے پاکستان میں موجودہ بھرپور وسائل اور صلاحیتوں کو اجاگر کرتے ہوئے آرمی چیف نے شرکاء پر زور دیا کہ وہ قیام کے دوران اپنے تجربات کی بنیاد پر پاکستان کو دیکھیں. طلباء نے تعمیری بات چیت کے لیے آرمی چیف کی دعوت پر ان کا شکریہ ادا کیا. نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیق احمد نے کہا ہے کہ اسلام امن و آشتی اور اقلیتوں کے حقوق کا ضامن دین ہے. سانحہ جڑانوالا کے ذمہ داروں کو عدالت کے کٹہرے میں لائیں گے. نگراں وفاقی وزیر مذہبی امور انیق نے انہوں نے پریس کلب کے دورے کا احوال بتا رہے ہیں سہیل جمالی. کراچی پریس کلب کے نجیب ٹیریس پر صحافیوں سے بات کرتے ہوئے نگراں وزیر مذہبی امور انیق احمد نے کہا کہ اقلیتوں کے جان و مال اور عزت و آبرو کی حفاظت حکومت کے ساتھ ساتھ ہر مسلمان کا فریضہ ہے. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے سانحہ جڑانوالا کے ملزمان کو قرار واقعی سزا دینے کی ہدایات کی ہیں. پاکستان میں یہ واقعہ ہوا، جڑانوالا کا واقعہ ہوا، بلکہ سانحہ ہوا، وہ ہمارے علماء ہوں، وہ ہمارے سیاستداں ہوں، ہر شخص گیا. حکومت کی تو ذمہ داری ہوتی ہے. اگر پرائم منسٹر صاحب گئے، سی ایم صاحب محسن نقوی صاحب مسلسل لگے ہوئے ہیں. نو فیئر نو فیور، کسی سے ڈرنا نہیں ہے اور کسی کو رعایت نہیں دینی. انیق احمد نے کہا کہ سعودی وزیر حج ڈاکٹر توفیق بن فوزان الربیہ کا دورہ پاکستان خوش آئند اور نتیجہ خیز تھا. مکہ اور مدینہ میں سعودی حکومت 2 پاکستان ہاؤسز تعمیر کرے گی جس سے پاکستانی حاجیوں کو مزید سہولتیں میسر آئیں گی. نگراں وزیر نے کراچی پریس کلب کے عہدیداروں سے ملاقات کی. پریس کلب کے صدر سعید سربازی اور سیکریٹری شعیب احمد خان نے نگراں وفاقی وزیر کو پریس کلب اور صحافیوں کے مسائل سے آگاہ کیا. انیق احمد نے صحافیوں کو یقین دلایا کہ وہ وفاق کی جانب سے پریس کلب کے مسائل کے حل کے لیے ہر ممکن اقدام کریں گے. بعد میں نگراں وزیر کو کراچی پریس کلب کی جانب سے شیلڈ پیش کی گئی. سہیل جمالی، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، کراچی. نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے اوکاڑا کا دورہ کیا اور سیلاب سے متاثرہ علاقوں میں جاری ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن کا جائزہ لیا. محسن نقوی نے اٹاری کے مقام پر دریائے ستلج میں پانی کی صورتحال کا جائزہ لیا. سیلاب متاثرین کے لیے قائم ریلیف کیمپ کا دورہ کیا اور متاثرین سے ملاقات کی. وزیر اعلیٰ کو ریسکیو اینڈ ریلیف آپریشن پر تفصیلی بریفنگ بھی دی گئی. انہوں نے کہا کہ عوام کی زندگی کا تحفظ پہلی ترجیح ہے. پنجاب حکومت، ضلعی انتظامیہ اور متعلقہ اداروں کی کارکردگی لائق تحسین ہے. محسن نقوی نے کہا کہ 35 برس بعد دریائے ستلج میں 2,78,000 کیوسک پانی ریکارڈ کیا گیا. حکومت متاثرہ علاقوں سے لوگوں کا انخلاء یقینی بنا رہی ہے.
नाज़रीन, भारत की जानिब से पानी छोड़े जाने के बायस सैलाब से मुतासर अफराद के लिए अटारी के मकाम पर रेस्क्यू एंड रिलीफ कैंप और खैमा बस्ती कायम की गई है, जहाँ पर 2000 से जायद मर्द, खवातीन और बच्चे मौजूद हैं। मज़ीद तफसील जानते हैं हमारे नुमाइंदे मोहम्मद अशरफ से। जी अशरफ, बताइएगा क्या सूरत हाल है? दरिया सतलुज में सुलेमानकी के मुकाम पर पानी की आमद 1,06,000 क्यूसेक और अखराज 95,300 क्यूसेक है और इस मुकाम पर पानी की सतह में कमी हुई है। और जिस मुकाम पर मैं इस वक्त मौजूद हूँ, यहाँ पर पानी का बहाव 1,10,000 क्यूसेक है। रेस्क्यू 1122 की जानिब से सैलाब में घिरे हुए लोगों के इनखला के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन आज भी जारी है। जिला उकाड़ा की 50 किलोमीटर हदूद से गुजरने वाले दरिया सतलुज में लोगों को रेस्क्यू करने के लिए 11 मुख्तलिफ मुकामात पर 40 कश्तियों और 170 जवानों पर मुश्तमिल टीमें हिस्सा ले रही हैं और मजमूई तौर पर अब तक 15,000 अफराद को महफूज मुकामात पर मुंतकिल किया गया है। पंजाब के निगरान सूबाई वजीर प्लानिंग एंड डेवलपमेंट बिलाल अफजल ने डिप्टी कमिश्नर जीशान हनीफ के हमरा अटारी के मुकाम पर फ्लड रिलीफ कैंप का दौरा किया। उन्होंने हेल्थ काउंटर और रेस्क्यू काउंटर पर दस्तयाब अद्वियात का जायजा लिया। डिप्टी कमिश्नर जीशान हनीफ ने रेस्क्यू ऑपरेशन और फ्लड रिलीफ कैंप के मुतालिक ब्रीफिंग दी। सूबाई वजीर ने डिप्टी कमिश्नर के हमरा कश्ती के जरिए दरिया में जाकर सैलाब से मुतासरा इलाकों का जायजा लिया। बाद अज़ां उन्होंने अटारी के मुकाम पर कायम खैमा बस्ती का भी दौरा किया। उन्हें बताया गया कि सैलाब से मुतासरा 2000 से ज़ायद अफराद खैमा बस्ती में लाए गए हैं, जिन्हें इज्जत और वकार के साथ 3 वक्त का मियारी खाना और दूसरी सहूलतें फराहम की जा रही हैं। सानू बड़ी सहूलत मिल रही है, खाना दाना मिल रहा है, सोना सानू बहादे पे ने, स्वादे पे ने, सारा कुछ किते खाण पीण नूं सब कुछ दिता हैगा ने। साडे कोल ज़मीन नहीं है, बहन जिहड़ी ओह लोकां दी हैगी सी ओह डैड हो गई है। फ्लड रिलीफ कैंप में पाक आर्मी और महकमा सेहत की जानिब से मेडिकल कैंप और लाइफ स्टॉक की जानिब से भी खुसूसी काउंटर लगाया गया है, जबकि माल मवेशियों के लिए खुश्क चारे का भी इंतजाम किया गया है। सूबाई वजीर ने फ्लड रिलीफ कैंप में किए गए इंतजामात पर इत्मीनान का इजहार करते हुए रेस्क्यू ऑफिसर जफर इकबाल चौधरी और उनकी टीम की काविशों को भी सराहा। मोहम्मद अशरफ, PTV न्यूज़, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। मोहम्मद अशरफ हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे। नाज़रीन, और बहावल नगर में भूखा पतन के मुकाम पर दरिया सतलुज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। पानी की सतह बुलंद होने के साथ बहाव में भी तेजी आ गई है, जिससे नुकसानात में इजाफा हो रहा है। तफसील बता रहे हैं राना फैसल रहमान। दरिया सतलुज में सैलाबी सूरत हाल बरकरार है। इस वक्त हैड सलमानकी से जो रेला गुजरा था वो बहावल नगर की तरफ जो है वो रवा दवा है। इस वक्त भूखा पत्तन पर तकरीबन 1,40,000 क्यूसिक का रेला जो है वो चिश्तिया और हैड इस्लाम की तरफ जो है बढ़ रहा है। इस वक्त भूखा पत्तन पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। यहाँ पर जो पानी का बहाव भी जो है मुसलसल तेज़ हो रहा है। पानी की सतह में भी इजाफा है और इसी तरह पानी का बहाव जो है जैसे जैसे तेज़ हो रहा है उसी तरह जो है हिफाजती बंदों को तोड़ते हुए जो है दर्जनों बस्तियों की तरफ जो है वो पानी रवा दवा है और कई बस्तियों को घेर भी लिया है, कई लोगों को परेशान किया है। यहाँ पर जो बस्तियाँ थी मुतासरा बस्ती, वहाँ पर जो है महकमा तालीम ने तकरीबन 34 स्कूलों को जो है वो बंद कर दिया गया। 12 जो स्कूल वो हैं जिनको बंद किया गया है, वो स्कूल हैं जहाँ पर इमदादी कैंप लगाए गए हैं और बाकी जो स्कूल हैं जो पानी की नज़र हो चुके हैं, इस वजह से गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए उन स्कूलों को बंद कर दिया गया है। यहाँ पर कई ऐसे फीडर्स हैं जिनको वापडा ने जो है वो बंद कर दिया है। कई ऐसी बस्तियां हैं जिनका बिल्कुल ही जो बिजली जो है वो बंद कर दी गई है, उनका कनेक्शन जो है मुनक़ता कर दिया गया है ताकि मज़ीद जो है नुकसान से बचा जा सके। लोग जो है कई बस्तियों से उन्होंने नकल मकानी कर ली है और कई जो है अपने नकल मकानी करने में मसरूफ़ हैं। पानी का जो रेला जब बहावल नगर दाखिल हुआ तो उस वक्त बहावल नगर की जो तहसील है मिंचनाबाद, बहावल नगर और बहावल नगर की तहसील जो चिश्तियाँ हैं, वहाँ की तमाम जो मुलिका बस्तियाँ थी उनको मुतासर किया और लोगों का जो है लाखों का नुकसान हुआ है। लाखों एकड़ पर जो फसलें काश्त की थी, धान और तिल, इसके अलावा चारा जो भैंसों को जो डालने वाला घास है वो जो काश्त किया गया था वो जो बिल्कुल तबाह हो चुका है। और कई ऐसी बस्तियों में ऐसे घर हैं जो ज़मीन बोस हो चुके हैं और कई जो घर हैं वो उनकी बुनियादें हिल चुकी हैं। लोग जो है काफ़ी परेशान हैं, लोगों का बहुत नुकसान हुआ है और रेला जो है अब वो हैड इस्लाम और चिश्तिया की तरफ जो है बढ़ रहा है। इस वक्त हैड सलमानकी पर जो है वो पानी की जो सतह जो है वो बिल्कुल कम होती दिखाई दे रही है, लेकिन भूखा पत्तन पर जो है वो अभी ऊंचे दर्जे का सैलाब है।
फैसल अपडेट करने के लिए बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम में कुछ बात कर लेते हैं। इंस्पेक्टर जनरल नेशनल हाईवेज एंड मोटरवे पुलिस सुल्तान अली ख्वाजा ने मोटरवे M4 पर खतरनाक मवाद से लदी गाड़ी के हालिया हादसे का नोटिस लेते हुए ओगरा कवानीन के खिलाफ आतिशगीर मवाद ले जाने वाली गाड़ियों की मोटरवे पर दाखिले पर पाबंदी आयद कर दी है। IG सुल्तान अली ख्वाजा ने मोटरवे पुलिस को सेफ्टी प्रोटोकॉल्स की तामील लाजमी करार देते हुए आतिशगीर मवाद ले जाने वाली गाड़ियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की हिदायत की है। FWO के ताउन से आगाही मुहिम के लिए स्क्रीन बोर्ड्स पर पैगामात भी नस्ब किए जाएं। नाज़रीन, इसी पर बात करने के लिए हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर चुके हैं DIG मोटरवेज नॉर्थ जोन मोहम्मद यूसुफ साहब। यूसुफ साहब, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। सर, मोटरवेज पर हादसात के हवाले से हमेशा से इकदाम किए जाते हैं, हद रफ्तार से तजावुज़ ना किया जाए, इसके लिए स्पीड कैमरास भी नस्ब किए जाते हैं। लेकिन अब जो इकदाम किया गया है कि जो ख़तरनाक गाड़ियां हैं जो लदी हुई होंगी उनके मोटरवेज पर दाखिले पर पाबंदी होगी, जो इकदाम किया जा रहा है हादसात की रोकथाम के लिए, ये इकदाम कितना मुआविन साबित होगा? जी मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे ऑनलाइन लिया इस हफ्ते के हफ्ते। ये इसमें आवाम को थोड़ा सा एहसास जिम्मेदारी का सबूत देना होगा। हमने इससे पहले भी बहुत सारी एनफोर्समेंट और सख्तियाँ की हैं। इस हादसे में भी आपने देखा होगा कि एक वैन में 200 लीटर फ्यूल जो है वो ओपन ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। ड्राइवर की गफलत थी या वो सो गया या वो थका हुआ था और गाड़ी में से हिट किया और गाड़ी में आग लग गई और 20 कीमती जाने ज़ाया हो गई। इस पर अब IG साहब ने हमें बिल्कुल ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी की डायरेक्शन दी हैं और इस किस्म की कोई भी गाड़ी जो ओगरा की वायलेशन करेगी, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हैजर्डस मटेरियल जो ख़तरनाक मादा है या आतिशगीर मादा है, उसको इस तरह की खुली छूट नहीं होगी और इस मोटरवे पे एंटर होने से पहले ही उन गाड़ियों को चेक करके वापस कर दिया जाएगा। ना सिर्फ वापस किया जाएगा बल्कि ओगरा कवानीन और मोटरवे कवानीन के हवाले से उनके खिलाफ शदीद कार्रवाई की जाएगी। जी बिल्कुल सही कार्रवाई की जाएगी। अच्छा यूसुफ साहब, ये फरमाइएगा कि इकदाम तो किया गया है, हिदायत भी जारी कर दी गई है, पाबंदी भी आयद कर दी गई है। मोटरवे पर सफ़र करने वाले जो लोग हैं, जो ड्राइवर हजरात हैं, उनको इस हवाले से आगाही फराहम करना आप क्या समझते हैं कि कितना ज़रूरी है? क्योंकि जब तक उनको आगाही नहीं होगी, उनके पास नॉलेज नहीं होगा, इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनकी रोकथाम के लिए क़वानीन तो बना सकते हैं हम, लेकिन फिर भी वाक़यात कहीं ना कहीं पेश आते हैं इस तरह के। जी, इसमें हमारा एक पूरा एक डिपार्टमेंट है जिसे मोबाइल एजुकेशन यूनिट कहा जाता है और इसके अलावा हम बहुत सारे साइन बोर्ड LCDs और LEDs के जरिए भी इस किस्म की कैंपेन चलाते हैं। हम बाकायदा ओगरा और ओगरा के ऑफिस में जाके उनके ड्राइवर्स को और उनके स्टाफ को जो है वो एजुकेट करते हैं। सेशंस होते हैं हमारे मोटरवेज पे, इस तरह के हम बिल बोर्ड्स और LCDs मोटरवे टोल प्लाजा पे नस्ब किए जाएंगे जिसमें आवाम के लिए भी हिदायत होंगी और उनसे भी हमारी रिक्वेस्ट है कि आम गाड़ियां जो इस तरह की कोई ट्रांसपोर्टेशन मोटरवे पे ओपन केमिकल्स की अगर कोई देखें और उनके तजुर्बे में आए तो वो हमारी 130 हेल्पलाइन या हम सफ़र हमारी एक एप्लीकेशन है ऑनलाइन कंप्लेंट्स के लिए या हमारी किसी वेबसाइट पे तो फौरी तौर पे हमें इत्तला दें और हम उस पर हर वक्त मोटरवे पे अवेलेबल होते हैं, उस मौके पर भी कार्रवाई करें। जी यूसुफ, एक और चीज़, आपकी मौजूदगी का प्रोग्राम में फ़ायदा उठाते हुए मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगा, जो भी ड्राइवर हजरात हैं, ख़ासतौर पे जो ट्रक ड्राइवर्स हैं जो इस तरह से सामान से लदी हुई गाड़ियाँ मोटरवेज पर लेकर जाते हैं, उस हवाले से तो नोटिस लिया जा रहा है, लेकिन हम अक्सर देखते हैं कि आम शहरी जो हैं जो मोटरवे पर जाते हैं तो उन्हें भी ट्रैफिक के कानून की वो पासदारी नहीं करते। ख़ासतौर पर बहुत सारे लोग हैं जिनके पास लाइसेंस मौजूद है, इसके बावजूद उन्हें ट्रैफिक कानून का नहीं पता। इस हवाले से आप क्या समझते हैं, आगाही देना कितना ज़रूरी है, इन कानून पर अमल दरामद करवाना कितना ज़रूरी है? एक आम शहरी मोटरवे पर सफर करते हुए किस तरह से किरदार अदा कर सकता है कि हादसात कम से कम हों? जी, ये बहुत अच्छा सवाल आपने किया। लोगों के पास अवेयरनेस भी है और डेफिनेटली मोटरवे पे जो अपनी जाती गाड़ियों में ट्रैवल करते हैं लोग वो पाकिस्तान के अपर स्टेटस से या तबके से ताल्लुक़ रखते हैं जिनके पास अवेयरनेस, तालीम और अच्छी सहूलतें अच्छी गाड़ी की सूरत में भी नज़र आ रही है। लेकिन अफसोसनाक बात यह है कि मोटरवे पे आते ही वो ओवर स्पीडिंग का और गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा करते हैं, खतरनाक ड्राइविंग और लेन चेंजिंग का भी मुजाहरा करते हैं। मोटरवे पुलिस अपने तौर पे उनके जो एनफोर्समेंट लॉज हैं उनके मुताबिक नेशनल हाईवे सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 2002 के तहत कार्रवाई करती है और हमारी एनफोर्समेंट पिछले 5 सालों में ऑलमोस्ट 3 गुना बढ़ चुकी है।
اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہم اس کو انفورس کرنے کے لیے کتنی شبانہ روز محنت کر رہے ہیں. اس میں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پڑھے لکھے جو ہمارا طبقہ ہے وہ کر سکتا ہے. اگر اوور اسپیڈنگ نہ کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑی جو وجہ ہے موٹر وے پہ وہ اوور اسپیڈنگ ایکسیڈنٹ کی. اگر 120 کی اسپیڈ لمٹ بھی ان کو کم لگتی ہے تو پھر انہیں بائی روڈ سفر کرنے کی بجائے بائی ایئر سفر کرنا چاہیے. لیکن اس طرح کے مس ایڈونچرز جو ان کی اپنی فیملیز اپنی جان اور لوگوں کی جان کو خطرے میں ڈالیں ان کا انہیں کوئی حق نہیں. بالکل کسی کی زندگی کو کسی کی جان کو خطرے میں نہیں ڈالنا چاہیے. یوسف صاحب آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ قوانین بنائے جاتے ہیں ان پر عمل درآمد بھی کروایا جاتا ہے, لیکن آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو قوانین پر عمل درآمد اور پھر جو سزائیں ہیں خلاف ورزی کرنے والوں کے لیے وہ کتنی زیادہ اہم ہو سکتی ہیں قوانین پر عمل درآمد کے حوالے سے؟ کیونکہ ہم دیکھتے ہیں کہ عام کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی ٹریفک رول توڑ بھی دیا ہے تو اس سے کوئی خاص فرق نہیں پڑتا, کیونکہ لوگوں کے ذہن میں یہ بات ہے, یہ غلط فہمی کہہ لیں یا یہ کانسیپٹ کہہ لیں کہ وہ سمجھتے ہیں کہ کوئی سزا چونکہ نہیں ہے تو اوور سپیڈنگ بھی کر لیں آپ کسی اور رول کو بھی اگر وائلیٹ کر دیتے ہیں تو اٹس اوکے, وہ اس کو سیریس ہی نہیں لیتے. چند ہزار کا چالان پہ کر دیتے ہیں, انہیں لگتا ہے کہ یہ بہت آسان تھا ہمارے لیے. بالکل جی بالکل, آپ نے بہت اچھی بات کی. موٹر وے پولیس کا آغاز 1997 میں ہوا اور اس کے تحت جو اس وقت انفورسمنٹ اور جرمانے کی سزائیں رکھی گئیں وہ اس وقت کے لحاظ سے تو بڑی مناسب تھی, لیکن آج کل کے ماحول میں وہی اسی ریٹ سے چلان آج کل لوگ بڑے آسانی سے پے کر دیتے ہیں اور ان کے لیے وہ کوئی بہت بڑی سزا نہیں ہے. موسٹ کیسز میں تو ہم ایک ہی گاڑی کو 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ بھی ایک ہی جرنی میں چلان کرتے ہیں. اس کے علاوہ ہم یہ سزائیں بھی رکھتے ہیں کہ ان کا زیادہ جو ہے وہ ٹریک ریکارڈ خراب ہے, ہمارے پاس کمپیوٹرائز ڈیٹا ہے, ہم ان کو موٹر وے پہ آنے سے کچھ عرصے کے لیے سسپینڈ بھی کر دیتے ہیں. لیکن اس کے باوجود وہ کوئی دوسری گاڑی لے کے آ جاتے ہیں, وہ کوئی دوسری لائسنس آئی ڈی کے ساتھ ٹریول کر لیتے ہیں. ہم ایف آئی آرز اور قانونی کارروائی دوسری بھی کرتے ہیں, لیکن وہاں بھی 279 سیکشن 279 پی پی سی کے تحت جو کارروائی ہوتی ہے وہ بیلیبل افینس ہے اور اپنی زبان پہ کروا کے اسے واپس آ جاتے ہیں. تو اس کے لیے تو ایک لا ابائڈنگ کلچر ہونا بہت ضروری ہے. دوسرا ہماری یہ بھی ایک گزارش ہے کہ جو موٹر وے پولیس کے فائن رجیم ہے جو 1997 جتنی پرانی ہے اس کو ریوائز ہو کے نئے ریٹس کے ساتھ امپلیمنٹ کرنا بہت ضروری ہے تاکہ لوگوں کو ہیوی چلانز ہوں اور ان کو اپنی وائلیشن کا احساس بھی ہو کہ اس کا صرف ذاتی نہیں مالی نقصان ہے. بالکل صحیح, ان کا احساس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, قانون کی پاسداری بہت زیادہ ضروری ہے. محمد یوسف ملک صاحب بہت شکریہ, ڈی آئی جی موٹر ویز نارتھ زون, آپ ہمارے ساتھ موجود رہے, بڑی تفصیل سے قوانین کے حوالے سے بھی بات کی اور ایک عام رویے کے حوالے سے بھی کاشف انہوں نے بات کی ہے اور بڑا اہم نقطہ انہوں نے اٹھایا کہ قوانین موجود ہیں, ان پر عمل درآمد کی کوشش بھی کروائی جاتی ہے, لیکن جب تک ایک قانون کو فالو کرنے کا رویہ ہم نہیں اپنائیں گے اس قسم کے واقعات ہوتے رہیں گے اور ان کی روک تھام میں کہیں نہ کہیں ہمیں کمی نظر آتی رہے گی. تو بہرحال جی ہمیں اپنا رویہ بھی بدلنے کی ضرورت ہے. بالکل جی, پروگرام میں آگے بڑھتے ہیں. آپ کو بتائیں کہ پاک فوج کی کاوشوں سے ضلع کرم میں کوئلہ کانکنی کا آغاز ہو گیا ہے. کانکنی کی سرگرمیوں کے سبب تقریباً 5000 سے زائد ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے ہیں. مقامی افراد کانکنی فعال پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. ضلع کرم میں جہاں سیکیورٹی ادارے دہشت گردی کا صفایا کرنے اور اسے سیاحتی مقام بنانے میں کامیاب ہوئے, وہیں مقامی معیشت کو تقویت دینے کے لیے وسطی کرم میں 16 سال بعد کوئلے کی نئی کانوں سے استخراج کا آغاز کر دیا گیا ہے. وسطی کرم میں موجود 170 کانوں میں سے 62 کانوں سے کوئلہ نکالنے کا کام کامیابی سے جاری ہے, جن میں 650 سے زائد مقامی مزدور مختلف علاقوں میں موجود کانوں میں کام کر رہے ہیں اور ہر گزرتے دن کے ساتھ مزدوروں اور روزگار کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. کان کنی سے متعلق سرگرمیوں کے سبب تقریباً 5000 سے زائد ملازمتوں کے مواقع پیدا ہوئے ہیں اور 2500 سے زائد خاندان کان کنی کے روزگار سے مستفید ہو رہے ہیں. ضلع کرم کے باشندے کوئلے کی کانیں فعال ہونے پر خوش اور مطمئن ہیں. مقامی لوگوں کا کہنا ہے کہ ہم ان ذخائر سے بھرپور استفادہ کر رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے. مقامی عوام نے علاقے میں پرامن ماحول اور کان کنی کی سہولیات فراہم کرنے پر سیکیورٹی اداروں اور متعلقہ حکام کا بھی خصوصی شکریہ ادا کیا ہے. 20 سال نظر تفکر میں کی کاروبار کو بعد سیکیورٹی اداروں میں سرداغوں پر تعاون باندې د علاقہ کلیئر شوا, د دې علاقې مشران ټول خلک مطمئن دي. آج سے پہلے یہاں پہ اچھا کام نہیں تھا
और यहाँ पे अब सिक्योरिटी आ गया और सिक्योरिटी की वजह से यहाँ पे हम लोगों को काम के मौके फराहम हुए और हम इसके बहुत मशहूर है कि इन लोगों की जद्दोजहद से ये काम चला और हम लोगों को मजदूरी का मौका मिला। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने तवानाई के वाफिर ज़खायर से नवाजा है। ज़रूरत इस अमर की है कि इन वसाइल से ज़्यादा इस्तिफ़ादा हासिल किया जाए। उम्मीद है कि तरक्की का नया दौर मकामी अवाम की जिंदगियों में मस्बत तब्दीली लाएगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चेयरमैन पीटीआई की जानिब से तोशाखाना केस में सजा मुअत्तली की दरख्वास्त पर समाअत पीर तक के लिए मुलतवी कर दी गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। आज इलेक्शन कमीशन के वकील अमजद परवेज नासाजियत तबी की वजह से अदालत में पेश नहीं हुए। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत ने साइफर केस में शाह महमूद कुरैशी को 3 रोजा जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने फरीकैन के दलाइल सुनने के बाद साइफर केस में वाइस चेयरमैन PTI के मजीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा पर फैसला महफूज किया था। अदालत ने जिस्मानी रिमांड पर महफूज फैसला सुनाते हुए उनको 3 रोज के लिए FIA के हवाले कर दिया। DG ANF मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान मलिक कहते हैं मनशियात की रोकथाम से सेहतमंद मुआशरा वजूद में आता है। उन्होंने कहा कि इंसदाद मनशियात फोर्स पाकिस्तान समेत दुनिया भर में अपना मुकाम रखती है। वो इस्लामाबाद में पासिंग आउट तकरीब से खिताब कर रहे थे। वकार हैदर की रिपोर्ट देखिए। पुलिस लाइन इस्लामाबाद में इंसदाद मनशियात फोर्स की पासिंग आउट तकरीब हुई। 129 जवान बशमूल 16 खवातीन पास होने वालों में शामिल हैं। फोर्स में शामिल इस नए दस्ते ने बेहतरीन परेड का मुजाहिरा किया। सलामी के चबूतरे पर मौजूद DG ANF मेजर जनरल मोहम्मद अनीकुर रहमान मलिक ने परेड को देखा और मुआयना भी किया। आपके फरीज़े की अंजामदेही सिर्फ कौमी सतह तक ही महदूद नहीं है बल्कि बैनुल अक़वामी अहमियत की हामिल है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप मुल्क को कौम के फ़र्ज़ शनास सिपाही बनकर जाँ फिशानी और खलूस नीयत से काम करते हुए न सिर्फ मुआशरे को मनशियात के नासूर से पाक करेंगे बल्कि बैनुल अक़वामी सतह पर पाकिस्तान का दुरुस्त तशख़्ख़ुस उजागर करने में अपना किरदार अदा करेंगे। ANF के जॉइंट डायरेक्टर एहसानुल हक ने कहा नए शामिल होने वाले दस्ते से फोर्स को मजीद तक़वियत मिलेगी। आजकल सिंथेटिक ड्रग्स ज़्यादा हो रही हैं, माशरे में फैल रही हैं, इसका जहर फैल रहा है, तो इसके तदारक के लिए हम शब व रोज़ हम मेहनत कर रहे हैं और इंशाल्लाह ये हमारी स्ट्रेंथ में मजीद इजाफा होगा। पास आउट होने वाले जवानों में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा करने वालों को खुसूसी मेडल से नवाजा गया। जवानों ने फायरिंग, PT, ड्रिल और एकेडमिक्स में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहिरा किया था। वकार हैदर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। पाक चीन दोस्ती जिंदाबाद। चीनी हुकूमत की जानिब से आला तालीम के लिए पाकिस्तानी तलबा को स्कॉलरशिप्स देने का सिलसिला जारी है। मजीद 50 तलबा को चीन भेजा जाएगा। इस सिलसिले में इस्लामाबाद में तकरीब का इनेकाद किया गया। चेयरमैन HEC ने कहा कि चीनी हुकूमत के शुक्रगुजार हैं। रिपोर्ट कर रही हैं मरियम मलिक। मजीद पाकिस्तानी तलबा चीन रवाना होने के लिए तैयार। स्कॉलरशिप्स हासिल करने वाले 50 तलबा को अलविदा करने की तकरीब इस्लामाबाद में मुनक्किद हुई। तकरीब से खिताब में चेयरमैन HEC डॉक्टर मुख्तार ने कहा कि हमारे मुश्किल वक्त में चीन हमारे साथ खड़ा रहा है। 30,000 तलबा चाइना में जेर तालीम है। पाकिस्तान गवर्नमेंट भी तलबा को स्कॉलरशिप के जरिए सहूलियात फराहम कर रही है। इस दफा 50 बच्चे बच्चियाँ जा रहे हैं जिसमें 26% के करीब मेरा ख्याल है फीमेल स्टूडेंट हैं। पाकिस्तान के हर हिस्से से बच्चे बच्चियां सिलेक्ट हुए हैं। तलबा ने भी स्कॉलरशिप्स पर खुशी का इजहार किया। मेरे मल्टीपल इंटरव्यूज हुए मेरे प्रोफेसर के साथ और आफ्टर द स्टेजेस ऑफ एक्सेप्टेंस आई गॉट द स्कॉलरशिप फाइनली। इसके 2 कैटेगरीज हैं, टाइप A और टाइप B। टाइप B स्कॉलरशिप जो है वो डायरेक्टली आप यूनिवर्सिटी से इंगेज होके इंडिपेंडेंटली आप अप्लाई करके स्कॉलरशिप गेन कर सकते हैं। टाइप B जो है वो एक्सचेंज प्रोग्राम है, बायलैटरल प्रोग्राम है। इंटरनेशनल जाके पढ़ता है, मज़ा आता है, दुनिया को सीखने का मौका मिलता है, तो यही है। बहुत एक्साइटेड हूँ। मैं ITC का शुक्रिया अदा करता हूँ और चाइनीज़ का जिन्होंने मुझे प्लेटफॉर्म दिया। चीन में अब तक स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तहत 243 तलबा जा चुके हैं। मरियम मलिक, PTV न्यूज़, इस्लामाबाद। बंदगी हमने छोड़ दी फराज, क्या करें लोग जब खुदा हो जाएं। उर्दू अदब में अहमद फराज का नाम किसी तारुफ का मोहताज नहीं। उनकी शनाख्त का बुनियादी हवाला गज़ल है, लेकिन उन्होंने ऐसी मार्कतुल आरा मज़ाहमती नज़में भी लिखीं कि बहुत जल्द वो अपनी ज़िंदगी में ही मकबूलियत के बामे अरूज पर पहुँच गए। रिपोर्ट कर रहे हैं इमरान मनसब खान। इससे पहले कि बेवफा हो जाएं, क्यों ना है दोस्त हम जुदा हो जाएं। तू भी हीरे से बन गया पत्थर, हम भी कल जाने क्या से क्या हो जाएं।
میں تیرا نام نہ لوں پھر بھی لوگ پہچانے کہ آپ اپنا تعارف ہوا بہار کی ہے. شعر و ادب سے دلچسپی رکھنے والا شاہد ہی کوئی ایسا ہو جو بالواسطہ یا بلا واسطہ احمد فراز کی شاعری کے مقام اور مرتبے کا معترف نہ ہو. جس انہماک سے مشاعروں میں فراز کو سنا جاتا، ایسی مقبولیت بہت کم شعراء کے حصے میں آئی ہے. ہمارے کالج کے زمانے میں مطلب شروعات تھی تو وہ اتنے پاپولر تھے، ڈیمانڈ یہی ہوتی تھی کہ انہیں بلایا جائے. ان کی کوئی بات کہنے کا انداز لوگوں کو کلک کرتی ہے. چھوٹی بات جو ہوتی ہے چھوٹی بحر میں، اور تو وہ آپ کو بہت قریب سے لگے گی. اور یوتھ جو ہے وہ ان چیزوں کے پیچھے جاتی ہے. احمد فراز اپنے عہد کے مقبول ترین شاعروں میں سے تھے. عشق، محبت اور محبوب سے جڑے ہوئے ایسے باریک احساسات اور جذبوں کو فراز نے شاعری کی ایسی زبان دی جو ان سے پہلے تک انچھوئے تھے. میں نے دیکھا ہے کہ احمد فراز کل بھی زندہ تھا، احمد فراز آج بھی زندہ ہے، احمد فراز مستقبل میں بھی انشاءاللہ زندہ رہے گی. اپنی شاعری کے ذریعے فراز نے نوجوان نسل کو تمام عمر آگے بڑھنے اور امن و محبت کے پرچار کا درس دیا. 25 اگست 2008 کو فراز کے انتقال سے رومانوی اور مزاحمتی شاعری کا ایک عہد تمام ہوا. کئی لحاظ سے اپنے لب و لہجے، رویوں، طور طریقوں اور ملنے جلنے کے انداز سے یوں لگتا ہے کہ فراز اپنی روایت کا آخری شاعر ہو جیسے. عمران مصعب خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. ملک میں بے روزگاری کے خاتمے اور ہنرمند افرادی قوت پیدا کرنے کے لیے وفاقی حکومت کے پروگرام نیشنل ووکیشنل ٹریننگ کمیشن کے تحت آزاد کشمیر میں بھی تربیتی کورسز کا اجرا کر دیا گیا ہے. مزید تفصیلات ہمارے نمائندے عدیل احمد خان کی رپورٹ میں دیکھیے. نیشنل ووکیشن ٹریننگ کمیشن کے زیر اہتمام شروع کیے گئے پروگرام سے آزاد کشمیر کے ہزاروں نوجوان بھی مستفید ہو رہے ہیں. نیشنل ووکیشن ٹریننگ کمیشن کی جانب سے آزاد کشمیر میں نجی اداروں کو فنڈز فراہم کیے گئے ہیں. آئی ٹی، ایمیزون، سائبر سیکیورٹی، آفس آٹومیشن، ہوٹل مینجمنٹ، بیوٹی سلون اور فنی مہارتوں کے درجنوں دیگر کورسز بھی کروائے جا رہے ہیں. ان تربیتی سیشنز کو بارآور بنانے اور ان میں شفافیت کے عمل کو یقینی بنانے کے لیے نیشنل ووکیشنل ٹریننگ کمیشن کے حکام ہر ادارے میں جا کر خود معائنہ کر رہے ہیں. مظفر آباد کے ایک نجی ادارے میں معائنے کے دوران نیشنل ٹریننگ کمیشن کے نائب ناظم ملک محمد احمد نے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کو بتایا کہ یہ کورسز نہ صرف طلباء کو حصول ملازمت میں مدد دے رہے ہیں بلکہ نئے کاروبار کو شروع کرنے اور ملازمت کے نئے مواقع پیدا کر کے معاشی ترقی کو فروغ دینے میں بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں. آزاد کشمیر میں انہی کورسز کا اجرا کیا جا چکا ہے. ہزاروں طلباء و طالبات پیشہ ورانہ مہارتوں کی تربیتی کورسز میں حصہ لے رہے ہیں. اب اسٹوڈنٹ یہ چیز سیکھ کے اس کے بعد آن لائن لرننگ بھی کر سکتے ہیں، آف لائن بھی کر سکتے ہیں، تو یہ بڑا بینیفٹ اسٹوڈنٹس کے لیے. اگر آپ اس کو اچھے سے سیکھیں کہ اس میں اپنی جو سکلز ہیں ان کو انہانس کریں تو آپ آگے بہت کچھ کر سکتے ہیں. پیشہ ورانہ مہارتوں کے تربیتی کورسز کے ذریعے ہنرمند افرادی قوت پیدا کر کے بے روزگاری میں کمی کے ساتھ ساتھ ملکی معیشت کو بہتر بنانے میں بھی مدد ملے گی. عدیل احمد خان، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، مظفر آباد. احمد خان کی رپورٹ کے ساتھ ہی پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا. ہمیں ہماری ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے. آپ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے پاکستان ٹیلی ویژن نیوز.